नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेली जीएस एमसीक्यूज़ के पहले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो आने वाली परीक्षाएं हैं जिसमें पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं, केवीएस के लिए भी नोटिफिकेशन आ रहा है, एसएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इन सभी परीक्षाओं में क्या पढ़ा जाए जीएस के अंतर्गत जो कि एग्ज़ाम में आए, तो इसके बारे में काफ़ी मंथन लोग करते रहते हैं। जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब जो लोग कई बार परीक्षा दे चुके हैं, उनको पता होता है, लेकिन कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि जीएस में क्या पढ़ना चाहिए। एक्चुअली एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो करंट अफेयर होता है उसी से रिलेटेड जो स्टैटिक होता है वही जीएस में पूछा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों की एक सीरीज आपके सामने है जिसका पार्ट 1 मैं लेकर आया हूँ, और ये प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसी भी सीरीज स्टार्ट हुई जो कि रेगुलर नहीं हो सकी। उसकी मुख्य वजह यह थी कि आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिला। तो रिस्पांस मिलता रहेगा तो वीडियोज़ प्रतिदिन आते रहेंगे। तो पहला पार्ट है और पहला क्वेश्चन होगा कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उपगुप्त। उपगुप्त ये बौद्ध भिक्षु थे जिनके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न और भी आता है कि कलिंग युद्ध की जो घटना घटी थी उसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो याद रखना कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसी में आपको कलिंग युद्ध के बारे में सारी जानकारी मिलती है। ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। तो बड़ावली भारत में कहाँ पर स्थित है। देखो फ्रेंड्स, ये मिलेगा, बड़ावली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना चाहेंगे ये है भारत का मैप और बड़ावली कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हरियाणा है और यहीं पर ये बड़ावली स्थित है। कालीबंगा की स्थिति यहाँ पर है, सूरत की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं और बाकी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा मुगल बादशाह शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था किस बादशाह को। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद। 3 नवंबर 1618 में जन्म हुआ, 3 मार्च 1707 में डेथ होती है, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक, ठीक है। ये छठा मुगल शासक था जिसने भारत पर राज्य किया। शासन कब से कब तक रहा, तो 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज्य किया। अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक। एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं कभी कभी। ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक किस मुगल सम्राट का शासन रहा, तो इसका आंसर बनता है अकबर, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो इसका आंसर बनता है औरंगजेब। तो दोनों आपको याद रखना है। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से पराजित किया था। ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ये कहाँ पर मिलता है, तो यूपी के गाजीपुर में जब आप जाएंगे तो सैदपुर में ये जगह आपको मिलती है, जहाँ पर इसका उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से पराजित किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य 320 सी से स्टार्ट होता है, 550 तक चलता है। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी कब, 240 ईस्वी में स्थापना की थी। इसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में ही मैंने आपको बताया था, हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक। फिर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, वैनगुप्त और भानुगुप्त। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे। मतलब सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो किस वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि कुषाण वंश के द्वारा। कुषाण भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े होर्स जारी करने वाले पहले राजा थे। हालांकि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। मतलब ये याद रखना कि पहले कुषाणों ने
सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त राजाओं ने जारी किए। ठीक है, तो कुषाण भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े होड़ जारी करने वाले पहले राजा थे। ये याद रखना, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? अच्छा, यहाँ पर मैं गया भी हूँ और एक फ़ोटो भी मैंने इनकी क्लिक की थी। तो दोस्तों ये जो मतलब ये जो स्टैचू आपको मिलेगा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टूट फूट हो गई है। तो ये मिलेगा आपको कहाँ पर? एलिफेंटा में। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप दिन में जाके लौट आइए, लेकिन मुझे वहाँ पर जाने पे लगा कि मतलब रात में रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत ही शानदार जगह हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह हैं। कई सारे वहाँ पर बौद्ध मठ भी देखने को मिलेंगे, पर्वतों को काट काट कर ये मठ बनाए गए हैं, बहुत शानदार जगह हैं। कभी जाना हो तो मतलब कम से कम 2-3 लोगों के साथ जाइए, रात में वहाँ पर रुकिए, वो भी तब जाना जब वहाँ पर मतलब चांदनी रात हो, क्योंकि कुछ ही जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर जो बिजली है वो दौड़ाई नहीं गई है। मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं गुफा में आपको बल्ब देखने को मिलेगा, नहीं मिलता है। अच्छा, एलिफेंटा के बारे में आपको बता दें कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इन प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्यों ने करवाया था। यह 6 से 8वीं शताब्दी में बना। कुछ इतिहासकार मानते हैं राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को, पुर्तगालियों का नाम भी आता है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि ये गुफाएं आखिर बनवाई किसने हैं। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? जफरनामा लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन ए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस नंबर के गुरु थे? जी हाँ, 10वें नंबर के। ठीक है, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था और डेथ 7 अक्टूबर 1708 में। सिखों के 10वें गुरु थे। पिताजी का नाम क्या था इनके? श्री गुरु तेग बहादुर जी। 11 नवंबर सन 1675 को ये सिखों के 10वें गुरु बने थे और 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आरंभ काल से ही प्राय सभी बौद्ध मंदिरों, मूर्तियों और शिलालेखों पर धर्मचक्र का प्रयोग अलंकरण के रूप में किया गया है। वर्तमान में धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया। तो ये कौन था? देवराज और देवगुप्त, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। चंद्रगुप्त लगभग 380 से 414-15 तक शासक बना रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? दत्त देवी था और प्रारंभिक नाम चंद्रगुप्त था, लेकिन जब ये सम्राट बन गया तो उसने अपना नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रख लिया था। तो अगर कभी आया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त और वाकाटक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवराज और देवगुप्त भी था। इसकी पहली रानी का नाम क्या था? कुबेरनागा। कई बार सुमेलित करने के लिए यूपीपीएससी इसे पूछ लेता है। और कुबेरनागा एक नाग कन्या थी। इसी रानी की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। ध्रुवस्वामिनी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी थी, जिससे गोविंद गुप्त और कुमार गुप्त का जन्म हुआ था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों ये था कृष्ण प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, दंतिदुर्ग प्रथम का नाम भी याद रखना, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और राष्ट्रकूटों ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। मतलब लगभग 400 साल तक राष्ट्रकूटों का शासन रहा था। और अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली इसका आंसर आप जरूर करना। यहाँ पर गलत होगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको लिखना मस्ट है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों इसको आंसर करने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपका रिस्पांस मिलता रहा तो प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे या फिर मॉर्निंग में 6 बजे, जब भी आप कहेंगे उसी समय ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि कम समय में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।